स्टार्ट रिकॉर्डिंग, लेट्स गो। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार कि हम लोगों ने कल क्या क्या देख लिया था। तो कल हम लोगों ने यहाँ पे सेल का देख लिया था कि सेल ब्रिक्स को कहते हैं, सेल एक तरह का ब्रिक्स होता है, ठीक है। और डिस्कवरी ऑफ सेल्स हमने देख ली थी जो कि रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। और इन्होंने किस में ढूंढा था इसको? इसको ढूंढा था कॉर्क के अंदर में, ये देखो यहाँ पे कॉर्क के अंदर में। उसके बाद हम लोगों ने देखा था वैन लुवनहॉक, इस बंदे ने लिविंग सेल ढूंढा था। वो कहाँ पे ढूंढा था? पॉन्ड वाटर में ढूंढा था 1674 में। ऑलमोस्ट देखा जाओगे तो 10 साल यानी 9 साल बाद इसने ढूंढा था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था एमोइबा देख लिया था, जिसमें सूडोपॉड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। और वो सूडोपॉड्स फूड पार्टिकल को कैसे अंदर लेते हैं इसके बारे में देख लिया था। उसके बाद हम लोगों ने सेल स्ट्रक्चर्स पे आ गए थे हम लोग, जिसमें सेल वॉल होता है, राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन है ना, माइट्रोकॉन्ड्रिया, लाइबोसोम, गोल्गी बॉडी, ये सब होता है। इनको हम लोग ध्यान से देख रहे थे। तो इसका एक डायग्राम में हम लोग देखते हैं इसको। तो डायग्राम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस यहाँ पे हो गया, ठीक है ना, न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, और यहाँ पे लाइबोसोम्स हो गए ये ग्रीन वाले, ठीक है, जो फट जाते हैं। उसका ये गोल्गी बॉडी होगी, यहाँ पे सिस्टर ने इसका शेप रहता है, वो आगे बताएंगे इसके बारे में भी। फिर उसके बाद यहाँ पे स्मूथ ईयर रेटिकुलम जो हो गया ये हो गया, और रफ हो गया यहाँ पे, ठीक है, कोई प्रोटीन बनाता है, कोई फैट बनाता है, इसके बारे में भी देखेंगे हम लोग। फिर राइबोसोम्स हो गए यहाँ पे, तो इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है, और ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सेल वॉल से, ठीक है। तो जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल आर पर्टिकुलरली फाउंड इन प्लांट्स, फंगई, बैक्टीरिया, एल्गे एंड सम, ठीक है, जो भी है। तो यहाँ पे देखोगे तो सेल वॉल जो है ना, यहाँ पे ये फाउंड होता है प्लांट्स के अंदर में, फंगई के अंदर में, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर में और एल्गे के अंदर में, यानी कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। और ये क्या है? एनिमल सेल है। यहाँ पे आपको सेल वॉल नहीं दिखाई दे रहा होगा किसी कहीं पे भी। लेकिन अगर मैं प्लांट वाले पे आ जाऊँ, जैसे कि अगर कोई ये प्लांट सेल है, ओके, कुछ एक ढंग की फ़ोटो, हाँ। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जाकर देखोगे तो एनिमल सेल जो है वो कितना सॉफ्ट है ना, एकदम राउंड सा है, गोल सा है। लेकिन अगर आप इसके देखोगे ना, ये प्लांट सेल के देखोगे तो इसके बाजू बाजू में एकदम हार्ड सा है, ये इन्होंने बॉडी सी वॉल सी बना रखी है इसके हार्ड सी। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? सेल वॉल कहते हैं। तो सेल वॉल क्यों होता है प्लांट के अंदर में? क्योंकि उनको टर्जिडिटी चाहिए होती है, यानी कि टफनेस चाहिए होती है प्लांट्स के अंदर में, ठीक है। तो इसकी वजह से इनको सेल वॉल दी जाती है। एनिमल में इसकी ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पे हमारे पास बोन वोन है जो कि अच्छे से काम कर लेता है, ठीक है। तो जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती वो धीरे धीरे वो चीज़ें हट जाती है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग ऊपर चलते हैं। हाँ, यहाँ पे प्लांट सेल्स इज़ मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार पूछेगा कि प्लांट सेल किससे बना रहता है, तो ये सेलुलोज से बना रहता है, ठीक है। उसका जो मटेरियल होता है प्लांट सेल बनाने का वो सेलुलोज का बना रहता है, ठीक है। द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होता है ये, एंड पेक्टीन विच प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। मतलब कि देखो, सेल वॉल किस लिए होता है? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देने के लिए जो सेल वॉल होती है प्लांट के अंदर में दी जाती है, ठीक है। वरना क्या होगा, प्लांट ऐसे बड़ा तो होगा लेकिन वो ऐसे गिर जाएगा, क्योंकि प्लांट के अंदर बोन नहीं है ना, प्लांट के अंदर बोन नहीं है, ह्यूमन के अंदर तो बोन है, ठीक है। तो वो क्या, वो ऐसे खड़ा होगा और वो गिर जाएगा, ठीक है। तो उसको जो स्ट्रेंथ जो दी जाती है वो सेल वॉल के द्वारा उसको मिल जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम लोग फंक्शन में, हाँ, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन हो या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल होती है, सेपरेटिंग द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, मेजर कंपोनेंट एज फॉस्फोलिपिड, ठीक है, हाँ, एंड फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। अच्छा, स्ट्रक्चरली इट इज़ थिन, फ्लेक्सिबल एंड सेमी परमेबल और सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है ये। एक सेकंड रुकना ज़रा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? एक सेकंड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल दैट सेपरेट द सेल इंटीरियर फ्रॉम, मतलब सेल मेम्ब्रेन की बात ही कर रही है क्या ये? सेम चीज़ ही है शायद से। ओके, सेम सी चीज़ है, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं बता देता हूँ कैसा, कोई एक अच्छी सी डायग्राम मिल जाए तो। इसका थोड़ा डायग्राम अजीब सा है, वैसे चाहिए तो 3D ही, बट ये भी ठीक है थोड़ा सा। हाँ, ये इस टाइप का कुछ मिलेगा तो ठीक है।
हाँ ये रहा, ये काफ़ी सही फोटो, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग, तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे क्या बोल रहे थे, मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे देखो और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो मतलब सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है। यह क्या है, आउटर कवरिंग ऑफ द सेल है। तो यहाँ पे अगर आप फोटो में देखोगे तो ये जो सेल है ना, इस सेल की जो आउटर कवरिंग है ना, ये है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन है, इसका मतलब क्या है, इसमें हल्के हल्के होल होते हैं, ठीक है। जैसे आरओ होता है ना, तो आरओ में भी ना मेम्ब्रेन डालते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है, हल्के हल्के छोटे छोटे होल होते हैं, जिसमें हम लोग जब पानी उसमें डालते हैं मेम्ब्रेन के अंदर में, तो बिल्कुल छोटे छोटे होल से पानी आर पार हो जाता है, और जो उसमें डस्ट पार्टिकल थे वो हल्के बड़े साइज़ के होंगे, तो वो क्या होते हैं, वो वहीं रुक जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि डस्ट कलेक्ट करते रहता है मेम्ब्रेन, और जितना भी वाटर है उसको जाने देता है। इसी टेक्नोलॉजी पे, सेम टेक्नोलॉजी पे हम लोगों ने आरओ बनाया है अपना, ठीक है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे सेल भी करता है। इसमें क्या होता है कि जो भी एनर्जी होती है वो इस मेम्ब्रेन के द्वारा अंदर चली जाती है, लेकिन जो कुछ भी डस्ट पार्टिकल है, कुछ भी ऐसा है ना, जो हार्मफुल सब्सटेंस है, वो इसके पार नहीं जा पाता। और ये मतलब क्या है, ये सेमी परमेबल है, मतलब कि चीज़ें अंदर जा सकती है हल्की हल्की, ठीक है, बहुत छोटी छोटी। तो ये रहा। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसमें देखो ये 50% प्रोटीन का बना होता है और 50% लिपिड का बना होता है, ठीक है। 50-50% दोनों बने रहते हैं ये दोनों चीज़, ठीक है। तो थिन फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होते हैं ये। चलो इसके आगे चलते हैं हम लोग। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज विद इन द सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, यानी कि अगर आप देखोगे इस डायग्राम में, तो ये जो लिक्विड पार्ट दिख रहा है ना, ये साइटोप्लाज्म है, लिक्विड पार्ट। ये जो येलो येलो सा लिक्विड पार्ट दिख रहा है आपको, ये साइटोप्लाज्म है ना, मतलब कि लिक्विड, सेल का लिक्विड साइटोप्लाज्म है ना। और यहाँ पे अगर हम लोग, और जो यहाँ पे दूसरा चीज़ क्या कह रहे थे, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस आर इंक्लोज विद इन द सेल मेम्ब्रेन। तो मतलब दोनों चीज़ सेल के अंदर ही होती है, तो ऑब्वियसली है, इसमें तो कुछ शक ही नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, आगे चलते हैं, वो है, हाँ, न्यूक्लियस पे। तो न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में न्यूक्लियस को ढूंढा गया था, ठीक है। अगर हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई आपने कोई फल वल खाया होगा, ठीक है, जिसके अंदर से ना एक बीज निकला, जैसे चीकू या फिर कोई ऐसा सा कोई होगा जिसपे ब्राउन सा बीज निकलता है अंदर से, है ना। तो अगर तो उसका क्या होगा, बीज क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ब्राउन कलर का बीज हो गया, न्यूक्लियस हो गया। तो उसी हिसाब याद कर सकते हो, न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट ब्राउन। तो ब्राउन ने जो बीज है, न्यूक्लियस है, उसकी डिस्कवरी की थी 1831 में, ठीक है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। इट इज़ जनरली स्फेरिकल होता है, यानी कि जनरली गोल होता है, ऐसा स्फेयर शेप में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये गोल है, क्योंकि तो काट दिया ना, वरना गोल है ये, ठीक है। जनरली स्फेरिकल होता है, और एलिप्टिकल भी हल्का थोड़ा अंडेड शेप का भी हो सकता है, अंडे जैसा, ठीक है, पर ये ठीक है। उसके आगे चलते हैं। इन शेप एंड इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल, के सेंटर में होता है। इट्स एक्ट एज अ मेजर कंट्रोलिंग सेंटर की तरह काम करता है, एंड रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ द सेल, एंड ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल, या फिर मास्टर ऑफ द सेल। मतलब कि जो सेल को कैसे काम करना है, किस चीज़ को कब काम करना है, कब रुक जाना है, ये सब कौन डिसाइड करता है, न्यूक्लियस डिसाइड करता है, ठीक है। चलो इसके आगे चलते हैं, हम लोग न्यूक्लियस को ज़रा देख लेते हैं। तो न्यूक्लियस की जो बॉडी होती है ना, न्यूक्लियस का जो एनवेलप होता है, ये भी सेमी परमेबल होता है, यानी कि इसमें से भी हल्की हल्की चीज़ें अंदर जा सकती है, और बाहर भी हल्की हल्की आ सकती है, ठीक है। तो लार्जर सेल ऑर्गेनेली इन द सेल के अंदर जो सबसे बड़ा आइटम होता है वो यही होता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, ये तो न्यूक्लियस का पोर हो गया, और क्रोमैटिन, ठीक है। ये जो धागे जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये क्रोमैटिन है, ठीक है। फिर ये देखोगे तो अंदर में यहाँ पे जो है, न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। उसके बाद में न्यूक्लियोप्लाज्म, यहाँ पे लिक्विड भरी रहती है। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्म क्या है, लिक्विड है। साइटोप्लाज्म क्या था, लिक्विड है, ठीक है। दोनों क्या, सेल के अंदर में लिक्विड है तो इसलिए साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड है तो न्यूक्लियोप्लाज्म, ऐसे नाम इसका डाल दिया, ठीक है। और ये सेल का एनवेलप हो गया। इसके आगे हम लोग उसको देखते हैं कैसा होता है। न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन, ठीक है, इट इज़ अ डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है, मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फैट, ठीक है। इसका जो मेम्ब्रेन होता है वो किससे बना होता है, प्रोटीन एंड फैट से, विच इनक्लोज द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियस को अपने अंदर रखता है, ठीक है। अच्छा, इसके आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये तो हमने देख ही लिया था, ये क्या था, लिक्विड इनसाइड, ये जो क्या था, लिक्विड इनसाइड न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इसमें कुछ खास देखने के लिए है नहीं। फिर हम लोग चलते हैं न्यूक्लियस भी हमारा क्लियर ही था। क्या था ये, द मेन फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इज़ टू सिंथेसाइज आरएनए एंड टू स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन
इन इट्स डीएनए। तो जो न्यूक्लियस है ना, ये जो बिल्कुल सेंटर वाला चीज़, ये वाला, एक तो इसके अंदर डीएनए होता है, ठीक है, जो भी जैसे एक सेल है, ये इन्फॉर्मेशन रखता है। जैसे क्या होता है कि जैसे कोई फादर है ना, या उसका जो चाइल्ड होगा, तो उसके और उनके जो थोड़ा सा रंग रूप है ना, वो मिलते हैं। तो वो कैसे जेनेटिक मिलता है उनको, वो डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन रहती है, वो जब उनके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है तो उससे वो मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे डीएनए रहता है, ये तो हमें पता है। उसके बाद इसके अंदर में सिंथेसिस आरएनए भी रहता है इसके अंदर में, ठीक है। ये क्या करता है, ये आरएनए को सिंथेसाइज भी करता है ये। उसके आगे चलते हैं हम लोग। सिंथेसाइज आरएनए एंड टू स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन डीएनए, ठीक है। तो बेसिकली डीएनए रखता है, ठीक है। तो आरएनए तो राइबोसोम, क्या बोलते हैं इस पर, आरएनए का फुल फॉर्म अभी देगा आगे, कहीं ना कहीं तो दे ही देगा। चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो क्रोमोसोम्स, ये रहा डीएनए का। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डिऑक्सी, हाँ, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और आरएनए का सीधा राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का सीधा हो जाता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का हो जाता है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन द न्यूक्लियाई ऑफ द सेल के बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है, ठीक है। तो डीएनए जो होता है ना, डीएनए वो होता है डबल हेलिक्सल स्ट्रक्चर होता है इसका। डीएनए का ऐसे डबल हेलिक्सल स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से 2 स्ट्रैंड जारी होती है डीएनए के अंदर से, ठीक है। तो डबल हेलिक्सल स्ट्रक्चर होता है, और इनको ढूंढा था वाटसन एंड क्रिक ने। वाटसन एंड क्रिक ने ढूंढा था इसको, और ये कब ढूंढा था, 1953 में ढूंढा था वाटसन एंड क्रिक ने, 1953 में, ठीक है। ओके, तो वाटसन एंड क्रिक ने, इसको याद करने का सिंपल सा तरीका ऐसे, जैसे ये दिख रहा हो सी सा बन रहा है, ये सी, तो एक तो ये होगा सी, और एक ये इस तरह से अगर तुम देखोगे तो एक ये डब्लू का ऐसे ऐसे करके, तो 2 डब्लू से बन रहे हैं ऐसे ऐसे। तो इस तरह से भी करके कर सकते हो, डब्लू एंड सी, वरना अगर याद हो रहा है तो ठीक है डायरेक्ट भी, ठीक है। वाटसन एंड क्रिक। अच्छा, एक ह्यूमन के अंदर में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि 23 पेयर्स होते हैं उसके अंदर में। कितने, 23 पेयर्स, मतलब कि तो हमें पता है ना कि डबल हेलिक्सल स्ट्रक्चर होता है, एक ये वाली स्ट्रैंड जाती है, एक ये वाली जाती है। तो टोटल कितने हो जाते हैं इसमें, 23 के पेयर होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो क्रोमोसोम्स है वो यही है, ये वाले जो स्टैंड जा रही है ना ऐसे से, ये इन्हीं को क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्रोमोसोम्स यही है, ठीक है। अगर आप आगे भी देखोगे कुछ ऐसा, जैसे मेज़ के अंदर में 20 क्रोमोसोम्स रहता है, क्योंकि प्लांट के अंदर भी रहता है, क्योंकि हम जब सीड डालते हैं तो उस सीड को कैसे पता रहता है कि मेरे को वापस से मेज़ बनना है, मेरे को वापस से कैसे भुट्टा बनना है ना, मुझे कैसे वापस से वीट बनना है, या कैसे मुझे चावल बनना है, तो उसके डीएनए में रहता है, ठीक है। सेल के अंदर में डीएनए, और डीएनए में इन्फॉर्मेशन रहता है। तो टोमेटो के अंदर में 24 क्रोमोसोम रहते हैं, पोटैटो में भी 48 रहता है, जितना मतलब ह्यूमन से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। तो 48 क्रोमोसोम्स रहते हैं पोटैटो के अंदर में। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं, वो है साइटोप्लाज्म। हमें पता है कि ये सेल का लिक्विड है, ठीक है, हम लोगों ने देख लिया था। ये वाला येलो वाला पार्ट सेल का लिक्विड हो गया, ठीक है। अगर इसमें क्रोमोसोम्स की फ़ोटो बनी है कि ये जो हल्की हल्की दिख रही है ना, ये हल्की सी घिसी विसी सी है ना, उसी के अंदर में, ठीक है। अच्छा, साइटोप्लाज्म देख लेते हैं हम लोग। साइटोप्लाज्म जो हमारा दिखा है, ये जो येलो वाला पार्ट है, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म इज़ अ नॉन लिविंग फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, ऑफ विस्कस, मतलब कि थोड़ा हल्का गाढ़ा होता है, नेचर, फील्ड इन द सेल, फाउंड इन बिटवीन सेल वॉल एंड न्यूक्लियस के बीच के में होता है। मतलब कि देखो, सेल वॉल ये रहा और न्यूक्लियस ये रहा, इसके जो बीच का जो ये जो गैप है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें पूरा क्या भरा रहता है, लिक्विड भरा रहता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, चलते हैं आगे, ठीक है। इसके आगे चलते हैं हम लोग, हाँ आगे चलते हैं हम लोग, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, 2 टाइप के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। 2 होते हैं, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ, एकदम चिकना सा, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या करता है, जो रफ वाला होता है ना, वो सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को, सिंथेसाइज क्या करता है, प्रोटीन को। और जो स्मूथ वाला होता है ना, ये सिंथेसाइज करता है, कहीं पे लिखा है फैट, कहाँ लिखा है, लिपिड लिखा है ना, इससे काम चल जाएगा। तो लिपिड मतलब ही क्या होता है, फैट होता है, ठीक है, FAT, फैट। तो बॉडी में फैट भी होता है, आपको पता ही है, पेट वेट में जम जाता है ना।
और प्रोटीन भी होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो प्रोटीन अलग हो जाता है, फैट अलग हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट सब ऐसे ऐसे करके सब अलग हो जाते हैं ना। तो जो ये क्या है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सिंथेसाइज करता है फैट को, ठीक है, लिपिड्स यानी कि फैट को, और रफ वाला है ये प्रोटीन को करता है। रफ कैसे, जैसे इसमें ना ऐसे ऐसे खुरदरे 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 से निकले रहते हैं, जो कि क्या करता है, खाने में से ज़्यादा प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये क्या कर लेता है, सिंथेसाइज कर लेता है प्रोटीन को। लेकिन जो सिंथेसाइज लिपिड वाला पार्ट है एकदम ऐसे स्मूथ चिकना होता है एकदम, तो ये कुछ ज़्यादा चीज़ें वो नहीं कर पाता। और इसके ऊपर अगर जो भी चीज़ बैठती है वो क्या बैठती है, फैट, चिकनी जो चिपचिपी सी होती है ना फैट, तो वही इसके ऊपर बैठ पाती है। इसलिए क्या करती है, स्मूथ वाली क्या करती है, फैट करती है, और रफ वाली क्या करती है, प्रोटीन निकालती है। जरा दिखा देता हूँ कैसा होता है ये। अच्छा, आप देखोगे यहाँ पे, तो जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके जो बाजू में यहाँ पे आप देख रहे होगे ना, ये वाला जो पार्ट, इस ये वाला जो पार्ट आप देख रहे होगे, यहाँ पे लिखा होगा रफ एंडोप्लाज्मेटिक, है ना, प्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला रफ। इस कैसे रफ है देखोगे अगर ध्यान से, इसमें डॉट 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 से ना, डॉट 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 से कुछ कुछ निकले हुए हैं, इसके अंदर में निकले हुए हैं ना इस डॉट डॉट से। तो ये क्या करता है, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। अच्छा, ये जैसे यहाँ से जितनी देर में प्रोटीन यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे ऐसे करके जाएगा, तो उतनी देर में क्या होगा, बहुत सारा प्रोटीन बार बार छन 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 के बहुत सारा प्रोटीन हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हमारी बॉडी में प्रोटीन लग जाता है, ठीक है। अगर आप यहीं पे देखोगे, यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे देखोगे तो एकदम चिकना सा है, इसी से जुड़ा हुआ है, इसी की बॉडी से जुड़ा हुआ है, लेकिन कैसे एकदम शाइनी मार रहा है ना, एकदम स्मूथ सा है। तो ये किसका सिंथेसाइज करता है, ये करता है फैट का, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग, ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं गोल्गी एपरेटस में। गोल्गी एपरेटस में, इसको गोल्गी बॉडी भी बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्गी। तो गोल्गी ने इसको ढूंढा था, इसलिए इसका नाम गोल्गी के नाम पे पड़ गया। 1898 में इसको ढूंढा गया था, ठीक है ना। इसको हम लोग ऑल्सो नोन एज, इसको हम लोग पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कह देते हैं। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कह देते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखोगे तो फंक्शन ऑफ गोल्गी एपरेटस क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी एपरेटस इज टू ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन एंड लिपिड इनटू द वेसिकल्स, होल्स होते हैं ना गोल गोल से, ठीक है, इनटू वेसिकल्स फॉर डिलीवरिंग टू द टारगेट डेस्टिनेशन। अगर आप देखोगे यहाँ पे हाँ, गोल्गी बॉडी देखोगे तो ये रहा गोल्गी एपरेटस यहाँ पे है, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन ऐसे 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 करके यहाँ पे पहुँचा देता है, ठीक है। किसको पहुँचा देता है, पैकेजिंग प्रोटीन एंड लिपिड, मतलब कि प्रोटीन, वापस से प्रोटीन और फैट को, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी एपरेटस इज टू ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन एंड लिपिड इनटू द वेसिकल्स फॉर डिलीवरिंग टू द टारगेट डेस्टिनेशन पर पहुंचाने का काम करता है, यानी कि डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करता है कौन, गोल्गी एपरेटस काम करता है, ठीक है। यहाँ पे गोल्गी एपरेटस इसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करता है। जैसे मान लो खाना आया, ठीक है, गोल्गी एपरेटस के पास क्या, गोल्गी क्या करेगा, वो उसको भेजेगा अंदर में, और यहाँ से प्रोटीन इसके पास पहुँच जाएगा, इस तरीके से यही सिस्टम है इसका। और इन्फॉर्मेशन भी पहुँचाना होता है तो गोल्गी एपरेटस के द्वारा जाती है, ठीक है। तो ये है। अच्छा, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, उसके बाद में प्लास्टिड्स भी है, राइबोसोम्स भी है, ओके ओके ओके, वैक्यूल्स भी है, फिर आरएनए डीएनए आएगा, ओके, ठीक है। देख के थोड़ा और पढ़ लेते हैं, आगे देखते हैं, आ जाओ। लाइसोसोम्स, ठीक है। तो लाइसोसोम्स जो है ये, इसको हम लोग सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। सुसाइडल बैग्स यानी कि जैसे कि जब कुछ प्रॉब्लम आ जाती है सेल के अंदर में और उसको डिस्ट्रॉय करना होता है, खुद को अपने आप को डिस्ट्रॉय करना होता है, तो लाइसोसोम उस टाइम पे काम करता है। तो लाइसोसोम जरा हम देख लेते हैं कैसा होता है, कहाँ पे लिखा है लाइसोसोम, जी देखो ये रहा लाइसोसोम लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये एक छोटा सा बॉल जैसा है, इसके अंदर में एसिड भरा रहता है बेसिकली, जो डिस्ट्रॉय कर देता है पूरे सेल को, ठीक है, पूरे मतलब सुसाइडल होता है बिल्कुल। तो डाइजेस्टिव बैग होता है ये, और क्या करता है, उनको पूरा का पूरा डाइजेस्ट कर जाता है, क्योंकि जैसे आपने कुछ तो फोड़ दिया, फोड़ने के बाद कचरा तो बच जाएगा ना वहीं पे, तो ये करता है लाइसोसोम उसको एब्जॉर्ब भी कर लेता है, ठीक है। या फिर हम लोग उसको एटम बॉम्ब ऑफ द सेल भी कह देते हैं, क्योंकि वो सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है इसके अंदर में, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है विच इज़ एबल टू डाइजेस्ट एवरी ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द सेल। जैसे हमें पता है कि जो एक सेल होता है, एक सेल दूसरे सेल में ऐसे टूट के दो ही जाते हैं, फिर दो सेल टूट के ऐसे, दो सेल टूट के चार हो जाएंगे, 1 2 3 4 हो जाएंगे, फिर ये भी टूट करके ऐसे करके 8 हो जाएगा, ठीक है। पर ये इस तरीके से 8 तो हो गए, लेकिन क्या हुआ कि पुराने जो पहले के जो 2 थे ना, वो अब काफ़ी बूढ़े हो गए,
अब तो वो बहुत बूढ़े हो गए ना, वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, उसमें उतने अच्छे से फ़िल्टर नहीं कर पा रहा है, तो क्या करता है लाइपोसोम उनका फूट जाता है, तो 2 हट जाते हैं। फिर भी कितने बच गए अभी? 2 6 1 2 3 4 5 6 7 8 बच गए थे ना, तो 2 फूट गए, अभी भी कितने बच गए? 6 बच गए हमारे, ठीक है। फिर ये ऐसे अपने आगे में फटते चले जाएंगे, टूटते चले जाएंगे, फिर कभी कभी इनका टाइम अप हो जाएगा तो इनको भी फूटना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से। अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल भी कहते हैं हम लोग इसको। कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वर्न आउट सेल ऑर्गेनेली। मतलब वर्न आउट क्या होता है कि जो ख़त्म हो गया, जो थक गया ना पूरी तरह से सेल, उन सेल को भी ये ख़त्म कर देता है, ठीक है। सो नोन एज डाइजेस्टिव बैग भी हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। चलो आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग माइट्रोकॉन्ड्रिया पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, तो ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया तक अभी हम अभी बताएंगे, लास्ट अभी यहीं तक बता रहे हैं, उसके बाद फिर छुट्टी हो जाएगी, ठीक है, लास्ट टाइम। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है इट एक्ट एज द सेल पावर प्रोड्यूसर, ठीक है। सेल का जो जनरेटर होता है ना, जनरेटर एनर्जी जो देता है, उसको हम लोग माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है। तो इट एक्ट एज अ सेल पावर प्रोड्यूसर एंड ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस और पावर प्लांट ऑफ द सेल, ठीक है। एनर्जी देने का काम करता है बेसिकली ये, ठीक है। इट हैज़ द एबिलिटी टू कन्वर्ट एनर्जी इंटू सच फॉर्म दैट आर यूजेबल बाई द सेल, आई यानी कि ATP में बदल देता है, ठीक है। एडिनो सिने ट्राईफॉस्फेट में बदल देता है माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एडिनो ट्राईफॉस्फेट में बदल देता है किसको? ये बदल देता है हमारे जो भी हमारी एनर्जी आती है वो हमारा बदल देता है माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ATP इज़ नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है। अच्छा, माइट्रोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन DNA। हाले हमने तो थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि DNA सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर होता है, पर DNA तो माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर भी है, तो है ऐसा। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे जब भी कोई एक सेल बनता है ना, जब वो टूटता है ऐसे दो हिस्सों में, तो जब दूसरा सेल, मतलब एक सेल तो ये वाला इधर वाला बनेगा एक सेल, एक सेल इधर वाला नया बनेगा ये वाला, है ना। तो जब ये नया सेल बनेगा ना, तो इसको सबसे पहले एनर्जी चाहिए होगी, तो एनर्जी के लिए पहले ये माइट्रोकॉन्ड्रिया बना लेता है, ठीक है। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया बनाते ही तो इसमें क्या है ना, DNA जो है सबसे पहले इसके अंदर आ जाती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अभी क्या होता है, टेम्प्रोरी चल रही होती है। जैसे आप कभी किसी नए घर में जाओ तो पहले आप क्या करते हो, टेम्प्रोरी इलेक्ट्रिक कनेक्शन करवाते हो, है ना। टेम्प्रोरी इलेक्ट्रिक कनेक्शन करवाते हो ना, फिर आपका घर का काम होता है, फिर ढंग से जब सब कुछ हो जाता है तब आप अच्छे से फ़ैन, लाइट, ट्यूबलाइट जो भी है पेंट वेंट होने के बाद सेट करवाते हो। तो सेम वैसे ही सेल के अंदर में उसके बाद में न्यूक्लियस बनता है और उसके बाद में यहाँ पे DNA आता है। तब तक ये टेम्प्रोरी काम चल रहा होता है, लेकिन बाद में भी ना इसका जो DNA वो चालू रहता है, जिंदा मरता नहीं है, तो बस इसके अंदर भी DNA रह जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन DNA होता है। अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस एंड राइबोसोम देयरफॉर दे कैन मेक सम ऑफ देयर प्रोटीन, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियस और राइबोसोम के अलावा जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है वो भी अपना प्रोटीन बना सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे, राइबोसोम के बारे में आगे में, ठीक है। तो ये हो गया ओके राइबोसोम। ओके, थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको भी कर ही देते हैं, आगे आ जाओ देख लेते हैं। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं प्लास्टिड्स में, ठीक है। तो प्लास्टिड्स क्या है? इट इज़ अ मेजर ऑर्गेनेले फाउंड ओनली इन द सेल ऑफ प्लांट, ठीक है। और या फिर एल्गे कह सकते हो आप इस तरीके से। तो बेसिकली जो प्लास्टिड्स होते हैं ना, ये भी एनर्जी बनाते हैं, लेकिन ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर में, ठीक है। ये एनिमल के अंदर में प्लास्टिड्स नहीं होते, ठीक है। तो कैसे कैसे प्लास्टिड होते हैं? जैसे देखो, एक तो होता है ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ऐसे 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए क्या है? क्लोरोप्लास्ट। जब एग्जाम में भी देखोगे तो ज़्यादा बार क्या आया? क्लोरोप्लास्ट आया, ठीक है। तो क्या होता है? ग्रीनिश प्लास्टिड होता है, ग्रीनिश प्लास्टिड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल की वजह से। इनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जो कि इनको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, इसलिए प्लांट जो होते हैं ज़्यादातर हमें ग्रीन दिखाई देते हैं, ठीक है। तो हाँ, अच्छा, टेक्स पार्ट इन फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेते हैं बाय यूटिलाइजिंग लाइट एनर्जी को यूज़ करके। क्लोरोप्लास्ट ऑफ एल्गे अदर देन ग्रीन वंस आर कॉल्ड क्रोमोफोर्स, ऐसे ही, ठीक है। तो बेसिकली क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग दिखते हैं ल्यूकोप्लास्ट में अगर देखना जाए तो कलरलेस अगर नियर द न्यूक्लियस स्टोर फैट, प्रोटीन, स्टार्च दे मेनली। और ये क्या है? फाउंड इन कलरलेस प्लांट लाइक फ्लावर, फ्रूट, वेरियस फाउंड इन टोमेटो,
रेडिश कलर पिगमेंट कैरेट क्लोमोप्लास्ट लिक्विड, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मेन जो है ना वो हमारे लिए क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि वो ग्रीन कलर देता है, प्रोवाइड करता है हम लोग को प्लांट में, ठीक है। इसकी वजह से और फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, जो प्लास्टिड्स होते हैं ये एनिमल में नहीं होते, अभी तक जितने भी हम लोगों ने पढ़ा वो सब एनिमल में है, एक्सेप्ट सेल वॉल के और प्लास्टिड के, ठीक है। दो चीज़ खाली नहीं होती सेल वॉल में, बाकी सब चीज़ होता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं राइबोसोम्स के ऊपर में, ठीक है। फंक्शन क्या होता है राइबोसोम्स का? इट इज़ अ मेजर फंक्शन टू सिंथेसाइज प्रोटीन। अगर राइबोसोम देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे ना खुले में रहते हैं राइबोसोम। कहीं पे दिख रहा है राइबोसोम? ये देखो, ये रहा राइबोसोम। यहाँ पे देखोगे तो ऐसे ना चेन सा स्ट्रक्चर बना रखा है इस राइबोसोम ने, ठीक है। ऐसे ना चेन सी, एक ऐसी रस्सी सी स्ट्रक्चर बना रखी है इस राइबोसोम ने। अगर और कहीं पे जूम हो जाए, ये देखो राइबोसोम कैसा है, डॉट डॉट सा है, ये डॉट डॉट सा है ना। ये जो डॉट डॉट सा दिख रहा है ना, ये जो इसमें चिपका हुआ था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो डॉट डॉट का स्ट्रक्चर दिख रहा है, डॉट 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 डॉट, ये सब क्या है? राइबोसोम है, ठीक है। तो ये भी क्या करता है? प्रोटीन को इन द सेल, ड्यू टू द विच इट इज़ नोन एज फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन इन द सेल, मतलब कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करता है, ठीक है। तो सेल बेसिकली प्रोटीन को बहुत ज़्यादा सिंथेसाइज करता है। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, जो कि है वैक्यूल्स, ठीक है। तो अगर आप सेल के अंदर देखोगे ना, तो सेल के अंदर में आपको ये दिख जाएगा, ये पानी वाला दिख रहा है वैक्यूल्स भरा हुआ, ये वैक्यूल्स होता है, ठीक है। तो वैक्यूल्स जो होता है ना, आर फिल्ड विथ वाटर कंटेनिंग इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इंक्लूडिंग एंजाइम्स भी हो सकते हैं इनके अंदर में, ठीक है। तो बेसिकली इनके अंदर में क्या भरा रहता है? एमोइबा, सॉरी, इनके अंदर में क्या भरा रहता है? वाटर भरा रहता है, ठीक है, वैक्यूल्स के अंदर में, ठीक है। तो जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट के अंदर में ये जो वैक्यूल है, इनका जो साइज़ है 50 से पूरा 90% भी हो सकता है। तो 50% कब रहता है? जब वो छोटा रहता है प्लांट, मतलब अभी भी जन्म हुआ है। लेकिन 90% कब हो जाता है? जब वो बहुत ज़्यादा मतलब बूढ़ा हो गया ना प्लांट, उस टाइम पे 90% पानी हो जाता है उसके अंदर में, ठीक है। मतलब कि वो वाला पानी नहीं कि आपने ऐसे डंडी काटी और उसमें से पानी निकल गया, ऐसा नहीं। सेल के अंदर में वैक्यूल्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये बेसिकली ना स्ट्रक्चर को हार्ड कर देते हैं, इनको ना हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं वैक्यूल्स बेसिकली। अगर आप प्लांट सेल देखोगे तो देखोगे प्लांट सेल में देखो कितना बड़ा वैक्यूल है, दिख रहा है कितना बड़ा वैक्यूल है, ऑलमोस्ट 50% जगह ले रखा है। और अगर कहीं पे देखोगे तो ये देखो कितना बड़ा वैक्यूल है कि नहीं। तो वैक्यूल बहुत बड़े हो जाते हैं प्लांट सेल के अंदर में बाद में, ठीक है। और एनिमल में क्या होता है? एनिमल में टेम्पोररी होते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। एनिमल में देखोगे तो अगर ये देखो छोटा सा है, कुछ समय के लिए रहता है और फिर चले जाता है, उसको उतनी खास ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास में क्या है? इंसान के पास में उनके पास बोन है, ठीक है। ये देखो डायग्राम देखो यहाँ पे, तो ये देखो ये कैसा वैक्यूल है, देखो ये सेल वॉल है, कितना 3D डायग्राम एकदम अच्छा बढ़िया सा बना हुआ है सेल का, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये ग्रीन ग्रीन सा ये तीनों ये प्लास्टिड्स है, ठीक है। बाकी ये माइट्रोकॉन्डिया है, हमें पता ही है ये माइट्रोकॉन्डिया, ये हम लोगों ने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। क्या बोलते हैं, हार्ड वाला, ठीक है। ये गोल्गी एपरेटस हो गया, इनकी जैसा ही दिखता है, पर ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है। और ये जो रेड रेड से दिख रहे हैं हम लोग को, ये क्या है? राइबोसोम्स हो गए। अच्छा, और जो ग्रीन वाले हो, ये जो ये वाले हैं येलो येलो से, ये क्या है? ये फटने वाले जो होते हैं ना वो लाइसोसोम्स, वो है ये, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये स्ट्रक्चर है काफ़ी सही, ठीक है। आगे चलते हैं हम। तो मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी हो गया है, और कल हम लोग देखेंगे डीएनए को अच्छी तरह से समझेंगे, आरएनए को अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। राइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में जानेंगे कल हम लोग, और फिर टाइप ऑफ सेल्स के बारे में देखेंगे, कौन कौन से टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, ये सब के बारे में जानेंगे। और कल शायद से मेरे को लगता है कि ये चैप्टर सेल वाला ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है।